आपको बता दें, संभल हिंसा से जुड़ी खबर ये आ रही है कि अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। 3 अवैध तमंचे पुलिस ने बरामद किए हैं। लगातार इस मामले में एक्शन तेज है। 3 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। इसके पहले भी हमने देखा था, जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने खंजर भी दिखाया था जो हिंसा वाले दिन बरामद किया गया था। अब ये आप 3 हथियार देख रहे हैं जिनका इस्तेमाल हिंसा वाले दिन किया गया। और इसीलिए अहम सवाल है कि ये हथियार कहां से आए थे, किसने ये हथियार दिए थे, कब ये हथियार मंगवाए गए थे, कैसे इनका इस्तेमाल होना था, वो किसने बताया था। कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब मिलना बाकी है। लेकिन जिस तरह से पुलिस का एक्शन तेज है, ये अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। जो 3 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं उनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिंसा में इस्तेमाल तमंचे बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि हिंसा में इस्तेमाल तमंचे बरामद किए गए हैं। पुलिस का जो एक्शन है वो तेज है इस पूरे मामले में। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीरें बता रही है जो पुलिस एक्शन कैसे लगातार तेज पुलिस का है। एक तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक तरफ हमने आपको दिखाया था कि 74 वो दंगाई जिनकी पहचान कर ली गई है, और दूसरी तरफ आज इस वक्त आप देख रहे हैं जो अवैध हथियार बरामद किए गए। यही वो हथियार है जो इस्तेमाल किए गए हिंसा वाले दिन। जो पत्थरबाजी हमने देखी, फायरिंग हमने देखी, देखिए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां हाथ में ये तमंचे थे, हाथ में ये अवैध हथियार थे, हाथ में पिस्टल थी और फायरिंग करी जा रही थी। किस पर? पुलिस की टीम पर, सर्वे की टीम पर। और ये लोग जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, भले ही मुंह छिपाने की इन्होंने कोशिश की हो, भले ही अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की हो, लेकिन एक एक की पहचान हो चुकी है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं जो पुलिस है वो एक्शन में है, अवैध हथियार बरामद किए और इन अवैध हथियारों का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा था, ये दूसरी तस्वीर में इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यानी रविवार को जब सर्वे की टीम जामा मस्जिद के अंदर जाती है, सुबह 7 बजे सर्वे के लिए, जो कोर्ट ने कहा था 7 से लेकर 11 बजे तक का वक्त था सर्वे के लिए, उसी दौरान ये दंगाई पहुंचते हैं और इसके बाद पत्थरबाजी करते हैं, फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। एक एक तस्वीर खुद इस बात का सबूत है कि कैसे वहां पर हिंसा का वो पूरा दौर देखने को मिल रहा था। यानी साजिश कितनी बड़ी थी, ये इन 3 तस्वीरों के जरिए बयां होती है। फायरिंग के लिए भड़काया गया, किसने भड़काया ये बहुत जरूरी है। हालांकि 2 लोगों के नाम एफआईआर में जरूर सामने आए। दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं कि कैसे वहां पर जो भीड़ है वो इकट्ठा हो जाती है। ये लोग कहां से आते हैं, इनको कब कहा जाता है कि इकट्ठा हो जाइए, पत्थरबाजी करते हैं। ये दंगाइयों की तस्वीरें, तीनों तस्वीर बड़े सबूत। और जतिन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, देखिए एक के बाद एक कई वीडियो जो है वो सामने आ रहे हैं, वो जो हथियार बरामद हुए अवैध वो भी सामने आए हैं, क्या अपडेट है आपके पास? आज बिल्कुल देखिए, लगातार ये बोला जा रहा था कि जो फायरिंग की गई वो पुलिस के द्वारा की गई, लेकिन अब वो सबूत भी सामने आ रहे हैं कि जो दंगाई थे उनके जरिए भी जो फायरिंग है वो की गई थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये जो 27 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और 28वां कल शाम को हुआ था। जो पहले 27 गिरफ्तार हुए थे उनके पास से ये रिकवरी की गई थी। 3 तमंचे जो है वो उनके पास से बरामद किए गए थे और इन तमंचों के पास में जो आप कारतूस देख रहे हैं, दरअसल ये पुलिस द्वारा जो कारतूस लूटे गए थे, क्योंकि लगातार हम पहले दिन से बता रहे थे कि दंगाइयों ने ना सिर्फ पुलिस पर फायरिंग की, पथराव किया, बल्कि उनके पास जो एनिमेशन थे उनको भी लूटने की कोशिश की थी। तो जो कारतूस पुलिस से छीने गए थे, लूटे गए थे, उसकी बरामदगी का भी अब जो दौर है वो पूरे तरीके से शुरू किया गया है। हालांकि सुबह से वो तमाम फुटेज और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे दंगाइयों ने फायरिंग करने के लिए भीड़ को उकसाया, इशारे किए। ग्रैब भी हमारे पास है जिसमें एक दंगाई बंदूक ताने पुलिस की तरफ खड़ा हुआ है। पुलिस का ये दावा है कि जो पीआरओ है संभल पुलिस के, उनके पैर में गोली लगी है, उसकी बाकायदा एमएलसी कराई गई, एफआईआर में भी उसका जिक्र है। तो अब उन लोगों की गिरफ्तारी का एक तरीके से प्रोसेस बहुत तेजी से शुरू किया गया है। पुलिस का ये भी कहना है कि 3 लोगों को अभी फायरिंग के मामले में डिटेन भी किया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी तो उसके बारे में भी जानकारी साझा की जाएगी। हालांकि कई पुलिस कर्मियों को जब फायरिंग की गई तो बुलेट के छर्रे जो थे, जिनको हम सेल्स भी बोलते हैं, वो भी कई पुलिस कर्मियों को लगे हैं। उन सब की एमएलसी को भी अब कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जोड़ा जाएगा। तो जो लोग ये बात बोल रहे थे कि दंगाइयों की तरफ से कोई भी फायरिंग नहीं की, अब ये रिकवरी उस ओर इशारा कर रही है कि दंगाइयों के पास वेपन से, उन वेपन्स का इस्तेमाल उन्होंने पुलिस के ऊपर किया था, फायरिंग की थी और जो आवाजें लगातार वहां पे सुनाई दे रही थी फायरिंग की, वो दंगाइयों द्वारा ही की गई। और जो रिकवरी फॉरेंसिक टीम ने की है, जिसमें 41 जो कारतूस है खाली खोखे जो कि फायर किए जा चुके थे, उन सभी की
की बरामदगी वहां पर साफ तौर पर की गई। तो कहीं ना कहीं अब सबूत जुटाने का जो प्रोसेस है वो पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। बिल्कुल जतिन, जिस तरीके से आपने तमाम चीजों को लेकर के जानकारी दी और लगातार नए वीडियोस भी संभल मामले को लेकर के अब सामने आ रहे हैं, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये कोई सहयोग नहीं बल्कि ये प्रयोग है। और रिपब्लिक भारत की टीम के पास एक ऐसा ही वीडियो हाथ लगा है, आपको भी दिखा देते हैं। संभल हिंसा के गुनहगारों को जो लोग भटका हुआ नौजवान बता रहे हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। देख लीजिए कैसे संभल में दंगे की पूरी साजिश रची गई। सबसे पहले आप संभल से आए इस वीडियो को देखिए, जिन्हें भटका हुआ नौजवान बताकर कुछ नेता उन्हें माफ करने की बात कह रहे हैं, पुलिस पर कार्रवाई न करने का दबाव बना रहे हैं। देख लीजिए वो कैसे हाथ में पत्थर लेकर पुलिस पर हमला करने पर आमादा है। अब इन्हें आप दंगाई कहें या भटके हुए नौजवान, ये आप खुद तय कीजिए, लेकिन संभल की पुलिस इन्हें दंगाइयों से कम कुछ भी नहीं मान रही। हमारा ध्यान केवल इस बात पर नहीं है कि वहाँ पे उपद्रव में शामिल कितने लोग थे, क्योंकि नाबालिग बच्चों को आगे किया गया था, उसमें छतों पर से महिलाओं को पत्थरबाजी में शामिल किया गया था, बहुत सारे लोग उकसावे में थे। अब जो लोग उकसावा कर रहे थे या जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग की थी, जाहिर सी बात है वो उस जगह पे मौजूद नहीं होंगे, उन्होंने भीड़ को आगे कर दिया। लेकिन इसके पीछे जो भी ताकतें हैं, जो भी लोग हैं इसके पीछे, उनकी पहचान की जा रही है। जैसा मैंने कहा, हम साक्ष्य पहले इकट्ठा करेंगे, फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। चारों तरफ महिलाओं के साथ ईव टीजिंग के, बलात्कार के, गैंग रेप्स के, मर्डर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गैंग वॉर्स मतलब कई सालों के बाद गैंग वॉर दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। जिस किस्म के गैंग वॉर एक समय में 90s के दशक में बॉम्बे में देखने को मिलते थे, जब बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था, उस तरह के गैंग वॉर और शूटआउट्स दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहे हैं। आज लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली न केवल असुरक्षित है, बल्कि दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी दिल्ली है। 2022 में 501 मर्डर हुए, जो कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा मर्डर्स हैं। और लगभग पिछले 3 महीने में जितने यमुना पार जितने गैंग वॉर हुए हैं, उसमें 20 लोगों की जानें गई हैं। तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। चारों तरफ लोग डर और दहशत की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज से 10 साल पहले आप लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारे स्कूल ठीक करो, मैंने स्कूल ठीक कर दिए। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारी बिजली ठीक करो, मैंने बिजली ठीक कर दी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारे अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करो, मैंने वो ठीक कर दी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारा पानी ठीक करो, कई पानी में चीज़ें ठीक की, कई चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सुधार की ओर स्थिति बढ़ रही है। लेकिन दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपने केंद्र सरकार को दी थी, और केंद्र सरकार में ये सारी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर जाती है। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली को सुरक्षित रखने की। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। लेकिन आज मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अमित शाह जी पूरी तरह से पिछले 10 साल में दिल्ली की कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो गए हैं, और आज जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो गई है। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, कोई कह रहा है गैंगस्टर कैपिटल। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अजमेर शरीफ दरगाह पर मंदिर के दावे को लेकर अब ओवैसी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि 800 सालों से ये दरगाह है और अभी की नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस तरीके की राजनीति खतरनाक है। ये तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही है, क्योंकि आपको बता दें कि अजमेर शरीफ दरगाह पर भी में मंदिर के दावे पर यह बात ओवैसी की तरफ से कही गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजमेर दरगाह को लेकर 800 साल से ये दरगाह है, ओवैसी का ये कहना है।
अजमेर दरगाह में मंदिर के दावे पर उन्होंने बोला है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और इस तरीके की राजनीति देश के लिए खतरनाक है। ये तमाम बड़ी बातें असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कही गई हैं। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहाँ पर और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया।